वन कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे, तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। तो कल हम लोगों ने जो है कल की वीडियो में हमने बात की थी वैदिक काल की, है ना। अब है जो टॉपिक है हम लोग का आज का टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। ओके, उत्तर वैदिक काल जो है दोस्तों उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रुक जाइए, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तभी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो। ओके, तो आप कोई कहीं से भी पढ़ें, लेकिन जो है नोट्स आप साथ साथ में बनाते हुए चलेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों नोट्स से कि साथ में आपका माइंड भी चलता रहेगा, नहीं तो आप सिर्फ कथा की तरह ही हम लोग सुनते जाते हैं, है ना। सो इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। ओके, चलिए, कल हम लोगों ने देख लिया था कि वैदिक काल, है ना। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल देख लिया था, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति की और जो है सामाजिक स्थिति की देख ली थी, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। जो उत्तर वैदिक काल है दोस्तों, इसका जो एरा है ना, इसका जो समय काल है, टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। इसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी पूछता है कि उत्तर वैदिक काल का जो है टाइम पीरियड कब है, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, है ना। इस युग में आर्य संस्कृति का जो प्रसार हुआ था और उत्कर्ष है, उसमें मतभेद था। इस काल में जो है धर्म, दर्शन, धार्मिक नीति और आचार विचार, मत विश्वास आदि प्रधान की जो है विशेषता थी इसकी। और उत्तर वैदिक काल अध्ययन के लिए जो है सबसे पहले महत्वपूर्ण स्रोत जो है यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक। इस युग में उत्तर वैदिक काल में है लौ जो प्रौद्योगिकी का युग शुरू हो गया था। इसमें जो है लोहे की खोज की गई थी और लोहे से ही धातुओं का निर्माण किया जाने लग गया था। तो इस वजह से इसको लौ युगीन जो है सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो है चित्रित धूसर के मृदभांड भी पाए जाने लगे, इसके साक्ष्य मिलने लगे। तो आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि चित्रित जो धूसर मृदभांड किस एरा में आए, उत्तर वैदिक काल में आया, ठीक है ना। प्रिंटेड ग्रे वेयर, ओके, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसका जो उत्तर वैदिक का भौगोलिक विस्तार है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो शतपथ ब्राह्मण है वो यजुर्वेद से संबंधित है, और इसमें जो है उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता का विस्तार बताया गया है, वो गंडक नदी के पूर्व का विस्तार मिलता है और पंजाब से लेकर कुरुक्षेत्र, यमुना, दोआब का क्षेत्र तक आ गया था इस काल की सभ्यता, ठीक है ना। जो इस काल की सभ्यता है 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक का अंतिम दौर था, और यहाँ के लोग जो थे कौशल, विदेह, अंग राज्य से परिचित थे। ओके, शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में रेवा यानी कि जो है नर्मदा नदी का भी उल्लेख मिलता है, और सदानीरा, गंडक का नदियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन बनता है कि जो नर्मदा नदी है जिसको कि रेवा कहा जाता है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेवा जो नदी है वो किसे कहा जाता है ना। और सदानीरा गंडक को कहा जाता था, तो इसका भी उल्लेख जो है मिलता है। ओके, सामाजिक स्थिति की बात कर ले दोस्तों, तो हमारे जो चैप्टर है, जो हमारा सिलेबस है पीजीटी का, उसमें सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और जो है आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। उसमें आर्थिक स्थिति की, जब सामाजिक स्थिति की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन जो है वर्ण व्यवस्था में है जो अत्यधिक कठोरता आने लगी थी, है ना। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित होने लग गया था। इसी की बात करें उत्तर वैदिक काल जो है दोस्तों, यहीं से क्या होता है कि पहले जो था वैदिक काल, है ना, ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल में क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में। ओके, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल की बात करें हम लोग तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक स्थिति में जो वर्ण आधार पर जो था
व्यवस्था 4 वर्णों में बांटा गया था, कर्म के आधार पर ना होकर वो जाति के आधार पर होने लगी थी। ओके, इसको भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप लोग, ठीक है ना। समाज जो है अनेक धार्मिक जो श्रेणी थे उसका उदय होने लग गया था, कठोर धार्मिक नियमों का पालन किया जाने लग गया था इस काल में, उत्तरवैदिक काल में। जो उत्तरवैदिक काल है, जो समाज 4 वर्णों में 4 जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो उसमें विभाजित हो गया था। और ब्राह्मण के लिए यही शब्द और क्षत्रिय के लिए अगाही और वैश्य के लिए आद्रव, शूद्र के लिए आधव, दौड़ आओ प्रयुक्त होने लग गया था, ठीक है ना। तो ये सारे शब्द को और कठोरता से पालन किया जाने लग गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता था। जो इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। द्विज जो है वो किसको कहा जाता है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाने लग गया था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। जबकि जो चौथा वर्ण था शूद्र, जो भी आज भी इन लोगों की स्थिति जो है बहुत डाउन है। तो हालांकि जो हमारे संविधान में जो है सबको समान अधिकार दिया गया, लेकिन कहीं कहीं पे जो है आज भी हमारे समाज में जो है इनको जो है थोड़ा सा अभी भी क्या है, इनको नीची नज़रों से देखा जाता है। चाहे हम लोग कितना भी जो है विकास कर लें, चाहे हम कितना भी डेवलप्ड मॉडर्न एरा में चले जाएं, लेकिन आज भी जो है इस एरा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी जो है भेदभाव जो है शूद्रों के साथ दिखाई पड़ता है। तो जो ये जाति के आधार पर ये व्यवस्था जो थी, ये उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हो गई थी। यहीं से जो है कर्मों के आधार पर ना होकर जाति के आधार पर यह व्यवस्था चलने लग गई थी, ठीक है ना। इस काल में जो है यज्ञ का अत्यधिक महत्व बढ़ गया था और ब्राह्मणों के पास शक्ति भी अपार हो गई थी। यानी कि जो शक्ति थी ब्राह्मणों की शक्ति, क्योंकि यज्ञ का महत्व था, पूजा पाठ का, धार्मिक कर्म कांड का महत्व था, तो उसमें जो है ब्राह्मणों की जो शक्ति बढ़ गई थी, वो अपने को क्या कहते थे, उच्च वर्ण के दिखाने लग गए थे। ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करें, इसमें चारों वर्णों के कर्तव्यों का जो वर्णन मिलता है। यानी कि चारों जो वर्ण थे, इनके कर्तव्यों का जो कर्तव्य था, इनका कार्य करने का जो कर्म के आधार पर उसका वर्णन मिलता है, ठीक है ना। और केवल जो वैश्य ही कर चुकाते थे। इस काल में केवल वैश्य लोगों के ही जो थे वो अपना ऋण देते थे, कर चुकाते थे। जैसे टैक्स दिया जाता है ना, वो चीज़ें जो है वैश्यों के लिए ही सिर्फ लागू थी। कर्म में सबसे निचला वर्ण शूद्र था, जिसका कि कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। तो आप लोग शुरू से ही देखेंगे, जैसे उत्तर वैदिक काल से ही यही प्रथा चली आई है, आज भी ये चलती आ रही है ना। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी, और स्त्रियों की दशा भी दोस्तों इस काल में कुछ सही नहीं थी और गिरावट आने लग गई थी। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी कि बंद कर दिया गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उसमें पुत्री को कृपण किसको कहा गया है, कृपण क्या है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री कृपण कहा गया। ओके, शतपथ जो ब्राह्मण है उसमें कुछ विदुषी कन्याएं थी और उनका उल्लेख मिलता है, जैसे कि जो पढ़ी लिखी है ना, विद्वान का जो अपोजिट होता है विदुषी, है ना। गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, वेदवती, काश्कृतनी, ये जो है उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण में जो है विदुषी महिलाओं का जो है उल्लेख मिलता है। पैतृक संपत्ति के आधार पर जो अधिकार जो है इनसे छीन लिया गया था। सभा में प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। सभा और समिति हमने ऊपर पढ़ा था। सभा जो है वो उच्च सदन था उस टाइम का, और समिति जो थी निम्न सदन था, जनता के लिए था, ठीक है ना। तो समिति जो सभा थी, सभा में जो है उच्च सदन था, यहाँ पे जो है स्त्रियों का जो है जाना वर्जित हो गया था, उनका प्रवेश वर्जित हो गया था, और उनसे पैतृक संपत्ति भी यहीं से छीनी जाने लग गई थी। और आज भी है कहीं कहीं पे लागू होती है। खैर हमारा संविधान जो है सबको ही समान अधिकार दिया है। जब तक जो पुत्री है उसकी अगर शादी नहीं हुई है तब तक जो है वह पिता की संपत्ति में उसका अधिकार है ना। तो हम लोग बात करते हैं कि पुराने ज़माने से ही ये प्रथा चलती आ रही है, लेकिन जब हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे सिर्फ कर्म के आधार पे ही चीज़ें होती थी, है ना। और जो हमारे वेद पुराण है इसमें भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है, स्त्रियों को नीचे दर्जा नहीं दिया गया था,
खैर चलिए आगे देखते हैं। पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था और जहाँ पे पितृसत्तात्मक जो है पारिवारिक जीवन था और जिसका स्वामी पिता होता था। इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधी के कुछ अधिकार भी दिए गए थे, तो कुछ अधिकार भी दिए गए थे, लेकिन जो है ज़्यादातर अधिकार उनसे पितृ संपत्ति का अधिकार जो है छीन लिया गया था। ठीक है ना। इस काल में जो है गोत्र से देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, इस काल में क्या हुआ, इस काल में गोत्र की व्यवस्था जो है स्थापित हो गई। गोत्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ और एक मूल रूप से पुरुष का वंशज हो गया है ना। गोत्र मतलब गोत्र ये था कि जैसे कि हम बात करते हैं जहाँ पे उपनयन संस्कार होता था ना, शिक्षा दीक्षा का, वहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों ही जो है पार्टिसिपेट करते थे। तो यहीं से जो है गोधन की व्यवस्था। गोत्र मतलब ये होता है कि जैसे कि एक ही भाई बहन, जैसे एक भाई बहन हो गए और वो गोत्र हो गया है ना। तो इससे क्या होता था कि ताकि जो शिक्षा जो थी वो अच्छे से ग्रहण करें बच्चे बच्चियाँ, है ना, ताकि उनकी गलत भावना ना आए एक दूसरे के प्रति। इस वजह से यहीं से जो है गोत्र व्यवस्था स्थापित होती है। ओके, बाद में यह जो है इसका मूल रूप जो है बदल गया, गोत्र अपने अपने स्थान पे हो गया। ठीक है ना। सर्वप्रथम जो है जाबलो उपनिषद में चारों आश्रमों जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का विवरण मिलता है। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ आदि का ज्ञान हो गया था। तो चावल का ज्ञान हो गया था और नमक का ज्ञान हो गया था, मछली, हाथी, बाघ आदि का ज्ञान हो गया था। ठीक है ना। और इस काल में जो है 16 संस्कार जो है वो किए जाते थे, जैसे कि गर्भाधान हो गया, सीमंतोन्नयन हो गया, नामकरण है ना। तो ये सीक्वेंस वाइज रहता है। कभी कभी देखिए गर्भाधान के बाद पुंसवन हो गया, इसके बाद सीमंतोन्नयन, जात कर्म, 5वां नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम। आज भी चूड़ाक्रम कहीं कहीं पे होता है, देखेंगे आप बच्चों का चूड़ाक्रम किया जाता है। तो ये जो है गर्भाधान से लेकर पूरी प्रक्रिया है, पूरे 16 संस्कार होते हैं। ठीक है ना। कर्ण भेद यानी कि कान को छेदना, विद्या, इसके बाद जो है विद्या आरंभ होती थी। इसके बाद उपनयन संस्कार होता था, वेदों का जो शिक्षा थी वेद आरंभ होता था। इसके बाद केशांत है, गोदान, समावर्तन, विवाह, इसके बाद अंत्येष्टि, फिर इसकी मृत्यु। ठीक है ना। तो ये 16 संस्कार जो है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, उत्तर वैदिक काल में जो है मिलने लगता है। ठीक है। 16 संस्कार थोड़ा सा आप लोग जो है 2-3 बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। विवाह के जो है प्रकारों की बात करें तो यहाँ पे सामाजिक जीवन में जो है विवाह के प्रकार जो है ये 8 प्रकार के विवाह जो है उस काल में, वैदिक काल में जो है उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। 4 प्रथम विवाह होते थे और शेष 4 निंदनीय विवाह होते थे। प्रशंसनीय और निंदनीय विवाह जो है ये होते थे। ठीक है ना। और प्रशंसनीय विवाह की बात करें तो प्रशंसनीय विवाह में जो है ब्रह्म विवाह, ओके, पहला ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उस कन्या का विवाह, जैसे कि आजकल होता है, तो उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। फिर दैव विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ ही कन्या का विवाह कर दिया जाता है, इसे दैव विवाह कहा जाता था। आर्ष की बात करें तो आर्ष के पिता, कन्या के जो पिता थे उनके द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक या 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना होता था, तो इसे ही आर्ष विवाह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रजापत्य, वर स्वयं जो स्वयं है कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह कर लेता था, उसको प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। ओके। और जो निंदनीय विवाह था, निंदनीय विवाह की बात करें दोस्तों, निंदनीय जो विवाह था दोस्तों वो आसुर, गंधर्व, पैशाच, राक्षस। आसुर विवाह में क्या होता था, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय किया जाता था, जैसे कि दहेज वाला सिस्टम हो गया होगा कि कन्या का जो है
विवाह भी हो रहा है और उससे उसके पिता से दहेज भी लिया जा रहा है। इसको आसुर विवाह कहा जाता था। तो आजकल देखते हैं कि 14, 15, 16 लाख जो है दहेज जो दिया जाता है, ये इसको आसुर विवाह ही कहा जाएगा। खैर अब देखते हैं गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो है कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह करते थे। देखिए इसको गंधर्व विवाह कहा जाता था। पैशाच विवाह, इसमें सोई हुई या विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर इसका विवाह करना ही पैशाच विवाह कहा जाता था। इसके बाद राक्षस है। राक्षस विवाह बलपूर्वक कन्या को छीन कर विवाह करना, इसको राक्षस विवाह कहा जाता था। अब बात करते हैं दोस्तों, तो 8 प्रकार के जो है विवाहों का उल्लेख जो है उत्तर वैदिक काल में मिलता है उसकी सामाजिक स्थिति में। ओके, राजनीतिक स्थिति की बात करें तो राजनीतिक जो स्थिति है, इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। ठीक है ना, जो क्षेत्रीय राज्य, यहाँ पे जो है राजनीतिक स्थिति की बात करें तो एक क्षेत्रीय राज्यों का जो है उल्लेख उदय होने लगता है। ठीक है ना, कबीले का जो शासन कर, उस टाइम जो जन और कबीला होता था ना, उसका मुखिया जो होता था, तो वह जो है अब क्षेत्रीय आधारों पर जो है वो शासन करने लग गया। ठीक है ना, और राजा बनने लगा। तो राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, पहली बार इस काल से ही प्रकट हुआ। इसी काल से ही इसका उदय होता है कि क्या, जो क्षेत्रीय राज्य थे उनका। ठीक है ना, राज्य में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। जो राजा की दैवी उत्पत्ति है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इसको ध्यान में नोट डाउन करते हुए चलिए दोस्तों, छोटे छोटे नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने से पहले रिवाइज करने की सोचें तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन न पड़े, है ना। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और इस काल में राजा का पद जो है वंशानुगत हो गया था, जेनेटिक हो गया था, यानी कि जो राजा का बेटा ही जो है उसका उत्तराधिकारी होगा। इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ा और उसके अधिकारों का भी जो विस्तार होता है, राजा को सम्राट कहा जाने लगा, एकराट कहा जाने लगा और अधिराज कहा जाने लगा। तो अधिराज, एकराट और सम्राट, ठीक है ना, ये सब जो है एक तरह से पर्यायवाची हो गए इसके। तो इन लोगों को, ये राजा को ये कहा जाने लगे, ठीक है, सम्राट, एकराट, अधिराज। बाद में हम लोग जब गुप्त एरा पढ़ेंगे, गुप्त काल और मौर्य काल, उसमें जो है इन लोगों ने ऐसे अधिराज या फिर महाराजा अधिराज ऐसी उपाधियां जो है धारण करते हैं, है ना। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सभा समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव क्षीण हो गया, यानी कि कम हो गया। सभा समिति जैसी जो व्यवस्था बनाई गई थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगी, खत्म होने की कगार पर आने लगी। ओके, और इसका जो स्वरूप जो है वो बदलने लग गया। ठीक है ना, आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में यह एक क्या हो गया, प्रदेश हो गया। और पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। उस टाइम पे जो पांचाल था एक कबीले का नाम था, लेकिन जो बाद में यह एक विकसित राज्य, राष्ट्र के रूप में उभरा। राजा का राज्य अभिषेक जो होता था, राजसी जो यज्ञ होता था उससे संपन्न होता था और इसका उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद में राज्य उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा गया। राज्य जी के जो उच्च पदाधिकारी थे दोस्तों, ये नोट करते हुए चलिए, उसको रत्नी कहा गया। ठीक है ना, उच्च पदाधिकारी को रत्नी कहा गया। रत्नियों की सूची राजा के संबंधी मंत्री, जो विभागाध्यक्ष थे, दरबारी गण थे, इसमें आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का वर्णन मिलता है। रत्नी क्या हो गए, रत्नी जो है जो उच्च अधिकारियों को कहा जाता था। उच्च अधिकारी इज इक्वल टू रत्नी। ओके, इस तरीके से नोट कर लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग आर्थिक स्थिति की। थोड़ा सा पहले इसमें देख लेते हैं। ये जो है ये बॉक्स बनाया दोस्तों, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। सेनानी और सेनापति। सूत राजा का सारथी होता था। ग्रामीण गांव का मुखिया। भागदूत कर संग्रह करता, यानी कर लेने वाला। संग्रहिता कोष का अध्यक्ष था।
अक्षावाप, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों। पासे के खेल में राजा के सहयोगी, छता, प्रतिहारी, गोवीकर्तन, जंगल विभाग का प्रधान, पालागल, विशुदक, महिषी, मुख्य रानी, पुरोहित, धार्मिक नृत्य कृत्य करने वाला, युवराज, राजकुमार। ओके, राजा ही उस टाइम पे जो है न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ब्राह्मण को कभी भी मृत्युदंड नहीं दी जाती थी। बलि प्रथा जो है ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था। बलि, तो कभी कभी बलि जो है इस बलि मतलब आप लोग समझते होंगे कि किसी की बलि देना, जैसे बकरे की बलि देना, वो वाला चीज़ नहीं था। यहाँ पे जो है कर जो एक व्यवस्था थी, इसको किसी कर को जो है राजा को मतलब अपने मन से स्वेच्छाकारी यानी कि अपने मन से अपने जो है स्वेच्छा से देने वाला कर को बलि कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं आप दूसरा ऑप्शन लगा के आ जा रहे हैं। ओके, उत्तर वैदिक काल में आते आते एक नियमित कर हो गया, जो कि इसकी मात्रा जो है 1/16 जो है 16वां भाग है ना। तो क्वेश्चन आएगा कि जो उत्तर वैदिक में कर व्यवस्था थी उसका जो मान कितना था, वह कितना लिया जाता था, तो ये 16वां भाग लिया जाता था। ठीक है ना, जो भी आपके फसल होगी या कुछ होगा उसका जो है 16वां भाग 1/16वां भाग जो है लिया जाता था। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो पूर्व में साम्राज्य और इसकी उपाधि थी सम्राट। पश्चिम में जो है स्वराज्य था, स्वराज। उत्तर में वैराज्य था, विराट कहा जाता था उपाधि। ओके, और दक्षिण में भोज थे, इसको जिनको भोज कहा जाता था। मध्य जो भारत था, मध्य क्षेत्र था, उसमें राजा होता था, राज्य का राजा। ओके, आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो आर्थिक स्थिति है, इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया था, यानी कि कृषि का जो है प्रमुख विस्तार हो गया था। पहले के लोग जो है पशुपालन करते थे, लेकिन जो है कृषि इसी काल से जो है लोगों का प्रथम जो कह सकते हैं व्यवसाय हो गया था। ओके, जो शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी 4 क्रियाओं का भी उल्लेख मिलता है, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा दोस्तों आप लोग से, जो कृषि संबंधी 4 क्रियाओं का जो उल्लेख है वो किस काल में मिलता है, तो ये है जो उत्तर वैदिक काल में मिलता है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। इस काल में लोहे से बने उपकरण जो थे वो कृषि क्षेत्र में क्रांति ला देते हैं। लोहे से जो, क्योंकि लोहे से जो भी बनता है उपकरण उससे तेज धार वाले बनते थे। पहले तो पत्थरों से बनते थे ना दोस्तों, तो वो क्या है कम जो है रहते थे, है ना, कम तेज धार रहते थे, उससे ज़्यादा कुड़ाई उड़ाई जो भी कृषि कार्य होता था वो नहीं हो पाता था। लेकिन जो लोहे के उपकरण हैं वो काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं कृषि कार्य में, तो इससे जो है कृषि में क्रांति आई। और लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग होता है। कहीं पता, और देखिए आप लोग जो है कृष्ण और श्याम अयस ये जो है नोट कर लीजिएगा। यजुर्वेद में लोहे के लिए इसका यूज किया गया, इस शब्द का यूज किया जाता था। लोहे से जो उपकरण थे यानी कि जो औजार बने थे वो कृषि के विस्तार के साथ साथ ही फसलों में संख्या में वृद्धि हुई। इससे क्या हुआ कि फसलों की संख्या में भी वृद्धि होती है और फसल अच्छी होती है, और धान में जो धान थी वो प्रमुख फसल बन जाती है। धान जो है दोस्तों ये चावल को कहा जाता है। चावल का जो रफ वाला जो है होता है उसको ही धान कहा जाता है। ठीक है ना, जब चावल क्या हो गया, चावल हम जो है उसका छिलका उतार देते हैं तो चावल बन जाता है। फिर उसको जो हम लोग पका देते हैं तो उसको भात कहा जाता है। उसके पहले जो जैसे कि फसल रहती है उसको धान कहा जाता है। ठीक है ना, धान चावल, तो ये प्रमुख फसल बन गई। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि संबंधी लौ उपकरण प्राप्त होते हैं। तो साक्ष्य मिलते हैं लौ संबंधी जो है वो अतरंजी खेड़ा में मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार, शिल्पों में कुशलता, व्यापार वाणिज्य में विस्तार मिलता है। जनसंख्या वृद्धि यहीं से शुरू हो जाती है। इस काल के लोग जो है 4 प्रकार के बर्तनों मृद भांडों से परिचित थे। काले लाल रंग और काले रंग के मृद भांड और चित्रित धूसर मृद भांड, लाल मृद भांड। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन जो है श्रेणी
का प्रधान व्यापारी होता था। ओके, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ब्राह्मणों में जो है, ब्राह्मण ग्रंथ में श्रेष्ठिन शब्द का उल्लेख मिलता है। जो श्रेष्ठिन जो होता था दोस्तों, वो प्रधान व्यापारी होता था। ओके, निष्क, शतमान और पाद कृषण, ये माप की इकाइयाँ होती थी। निष्क था, शतमान था, पाद, कृषण, रत्तिका, ये सब गुंजा, यह जो है माप यानी कि जो माप तौल की इकाई होती थी। जैसे आजकल में किलो, बट्टा, ये सारी चीज़ें होती है ना, उस काल में निष्क, शतमान, पाद, कृषण और रत्तिका थी। जो कि निष्क जो है ऋग वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो निष्क था, यहाँ पे माप तौल की एक जो है इकाई हो गई, लेकिन निष्क जो है दोस्तों ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था। ओके, अब जो है एक मुद्रा माना जाने लगा, मुद्रा यानी कि पैसा। ठीक है, व्यापार जो है पर्ण द्वारा संपन्न होता था, अतः उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो गया था। देखिए यहाँ से क्या होता है, उत्तर वैदिक काल से ही मुद्रा का प्रचलन हो जाता है। पैसे का लेन देन होता है, वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, सामान्यतः तो वस्तु विनिमय होता था, लेकिन यहाँ पे मुद्रा का भी प्रचलन देखने को मिलता है। और उत्तर वैदिक काल के लोगों को समुद्र जो था उसका ज्ञान हो गया था, और समुद्र का वर्णन जो है पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों का वर्णन मिलता है। स्वर्ण और लोहे के अतिरिक्त इस युग में जो है आर्य टीन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो गए थे, और धातु शिल्प का उद्योग जो है बन चुका था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था, और तांबे को गलाकर जो है विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एवं प्रमुख उद्योग कपास था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है ना, कपास का देखिए दोस्तों यहाँ पे उल्लेख नहीं मिलता है। वस्त्र उद्योग का निर्माण जो है हो गया था। ऊन को कहा जाता था, सज सन को कहा जाता था इस काल में, और कपास का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता है। ओके, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ऋण की बात करें तो इस जो उत्तर वैदिक काल है, इसमें जो है 3 ऋण थे, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋण जो है, तीनों ऋणों से छुटकारा पाना होता था। इन ऋणों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता था। पितृ ऋण में संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। ऋषि ऋण अपने पुत्र को शिक्षित करके व्यक्ति इस ऋण से जो है ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता था। देव ऋण धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। ठीक है ना, धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि यज्ञ वगैरह है, ये सारी पूजा पाठ करके देव ऋण से जो है वो ऋण हो जाता था। उस टाइम का जो मानव समाज था, किस टाइम का, उत्तर वैदिक काल का। धार्मिक स्थिति की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो धार्मिक स्थिति थी, इसमें कर्मकांडों का मूल उद्देश्य भौतिक सुखों को प्राप्त करना था। ठीक है ना, वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब आर्य संस्कृति के केंद्र स्थल बन गए थे, और सारा जो उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पांचालों के दूसरे प्रदेशों में विकसित हो गया था, और अनेक धार्मिक अनुष्ठान मंत्र विधियां भी प्रचलित हो गई थी। और ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़े देवता इंद्र, अग्नि उतने प्रमुख नहीं थे। इंद्र के स्थान पर प्रजापति सृजन के देवता को सर्वोच्च स्थान मिला। उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो थे सृजन के देवता, उनको जो है प्रमुख स्थान मिलता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। वर्ण व्यवस्था से दोस्तों, इसको हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था कि वर्ण व्यवस्था का जो है कठोर रूप देखने को मिल गया था। यहाँ पे पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए। जो पूषण थे वो पहले क्या थे, पशुओं के देवता थे, अब जो है शूद्रों के देवता हो गए थे। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत दिया गया था वह जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है इसका उल्लेख। इसमें यज्ञ और बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया था। ठीक है ना, और इस काल में 2 महाकाव्य लिखे गए थे, महाभारत जिसका पुराना नाम जो है जय संहिता। तो कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि महाभारत जो है उसका पुराना नाम क्या है।
महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दूसरा महाकाव्य जो है रामायण है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? वो है आपका महाभारत, जिसको कि जय संहिता भी कहा जाता था। अब देख लेते हैं वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच का अंतर। वैदिक काल की जो वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, संदर्भ सभ्यता नगरीय थी। वैदिक काल में जो है स्वर्ण, चांदी, ताम्र, लोहे के से परिचित थे, जबकि जो है संदर्भ काल में केवल लोग कांसे से परिचित थे। ठीक है ना, लोहे से परिचित नहीं थे। वैदिक काल से बने जो उपकरण था उनके क्षेत्र में कृषि में क्रांति आती है, लेकिन जो है संदर्भ सभ्यता जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो यहाँ पे लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ओके, वैदिक काल में जो है बहुदेववाद जो है वो देखने को मिलता है, जबकि संदर्भ सभ्यता के लोग जो है घोड़े से अपरिचित थे और उत्तर वैदिक काल के लोग जो थे वो लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हाथी और बाघ से परिचित थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था। ठीक है ना, घोड़ा, इसको ध्यान में रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में हाथी बाघ से परिचित नहीं थे वहाँ के लोग। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता में इनके उपयोग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। और संदर्भ जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी इनकी। ठीक है ना, और वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पे आर्य युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा हेतु कवच का प्रयोग करते थे, जिसको कि सिर स्त्रणा हेलमेट कहा जाता था। जो आजकल के ज़माने में हेलमेट है ना, वो जब युद्ध पे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, जब युद्ध करने जाते थे लोग तो अपने सर पे जो है लोहे का जो एक मुकुट धारण कर लेते थे, जिससे कि उनको चोट ना लगे, तो उसी को सिर स्त्रणा कहा जाता था। ठीक है ना, वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी और संदर्भ समाज जो है वहाँ परिवार आधारित व्यवस्था थी, मातृसत्तात्मक था, जबकि वैदिक काल में जो है यहाँ पे पितृसत्तात्मक होता था। ठीक है, 4 वेद आप लोग देखेंगे। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे, यानी कि जो आजकल के पंडित है, जो शास्त्रों का ज्ञान हम लोग को देते थे, है ना, उनको सुनाते थे। ऋग्वेदिक के पुरोहित को होत्री कहा जाता था। सामवेद के जो पुरोहित था, जैसे कि उनको उद्गाता कहा जाता था। यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं उनको अर्धवर्यु कहा जाता था और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ऋग्वेद होत्री, सामवेद उद्गाता, यजुर्वेद अथर्ववर्यु और अथर्ववेद ब्रह्म। बस थोड़ा सा और है दोस्तों, इसको कंप्लीट कर लेते तब आप लोग जो है जाइएगा। ठीक है ना, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। देखिए, उत्तरवैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शन, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक मीमांसा वेदांत का बीजारोपण हुआ। यहीं से जो है इसका उदय होता है। और मीमांसा और पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। मीमांसा को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चार्वाक के प्रवर्तक से चार्वाक, और योग के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा की जैमिनी, उत्तर मीमांसा की बादरायण, वैशेषिक के कणाद उलूक इनके प्रवर्तक थे। इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, ऐसा मैचिंग वाला क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। मृत्यु थी वो सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। मृत्यु की चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, लेकिन मोक्ष की चर्चा जो है उपनिषद में मिलती है। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा जाता था, परीक्षित को। ओके, पूषण को हमने ऊपर पढ़ा था। पूषण को पूषण जो थे उनको ऋग्वैदिक काल में जो पशुओं का देवता कहा जाता था, लेकिन उत्तरवैदिक काल में उनको शूद्रों का देवता कहा जाता था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग।
पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है और शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया। ओके, उपनिषदों में यज्ञ और कर्मकांडों की निंदा की गई है। ओके, जो छांदो उपनिषद है उसमें केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, परंतु बाद में जाबलो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, हमने ऊपर भी पढ़ा था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जाबलो उपनिषद में, जबकि जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें 3 ही आश्रमों का उल्लेख मिलता है। प्रमुख यज्ञों की बात कर लें दोस्तों तो अश्वमेध यज्ञ था जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ था और राजा द्वारा जो है साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, इसको ही अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। राजसूय यज्ञ की बात करें तो राज्य अभिषेक जो होता था उसको ही राजसूय यज्ञ कहा जाता था। वाजपेयी यज्ञ, राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था, इसको वाजपेयी यज्ञ कहा जाता है। अग्निष्टोम यज्ञ पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित था। सौत्रामणि यज्ञ जो था यह यज्ञ पशु और सुरा की आहुति के लिए किया जाता था। पुरुषमेघ यज्ञ, राजनैतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ और विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान इस यज्ञ में मिलता है। ठीक है ना, तो आज हम लोग दोस्तों क्या क्या पढ़ा देखिए, प्रमुख दर्शन पढ़े और प्रमुख यज्ञ पढ़ लिया था, इसके बाद वेद और पुरोहित पढ़ लिए हैं, धार्मिक स्थिति, ठीक है ना, कितने प्रकार के ऋण होते थे ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, और सिंधु घाटी और वैदिक घाटी में अंतर पढ़ लिया है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं जो कि हमारे कल के छूट गए थे दोस्तों, ठीक है ना, हम लोग यहाँ से लगाते हैं। 5 तक हम लोगों ने शायद कर लिया था क्वेश्चन कल की वीडियो में, और आज हम लोग 6वें से शुरुआत करते हैं। जो 6वां क्वेश्चन है, सर्ग, प्रतिसर्ग और वंश मनवंतर वंशानुचरिक संकेतक हैं। ऑप्शन ए वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुराणों के। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन ए मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बोगजकोई, जूनागढ़, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बोगजकोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर बताना है, जो कि सत्य है। ऋग्वैदिक काल आर्य कवच और सिर स्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों इनका उपयोग नहीं मिलता है। तो ये तो बात सही है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ऋग्वैदिक काल में जो है आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था ऋग्वैदिक काल में, तो ताम्र का ज्ञान नहीं था दोस्तों, है ना, जबकि सिंधु घाटी के लोग ताम्र, लोहे का ज्ञान था, तो यहाँ पे लोहे का ज्ञान इनको नहीं था, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। और ऋग्वैदिक कालीन आर्यों में घोड़े को पालतू बना लिया गया था, सही बात है ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि जो हम अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं तो उसमें घोड़े को ही छोड़ा जाता था, जबकि बाद में इसका कोई साक्ष्य नहीं है, किंतु सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, तो ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ में किसमें मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, विनय पिटक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यजुर्वेद में इसका उल्लेख मिलता है लौह का यूज करने लगे थे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10वां, ऋग्वेद में से संबंधित नहीं है ना, देवों की पूजा, प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांडों द्वारा की जाती थी, ये गलत हो गया। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया, जिसे यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार
में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जाता था। तो इसमें नहीं, ऋग्वेद से काल से संबंधित नहीं है, एक सही नहीं है, ये पूछा गया तो ये किया जाता था, ये किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो अपर्ण अग्नि द्वारा उपयुक्त होता था वो देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता था, ये भी सही है। और जो इसमें सही नहीं है ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है? ऋग्वेद में धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जाता था, सही है। धर्म जो है ऋग्वेद में धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों को आश्चर्यजनक समानताएं हैं, सही है। और वैदिक यज्ञ पुरोहित जिसे यजमान कहा जाता था घर में किया जाता था, ये गलत है। वैदिक यज्ञ दो प्रकार के होते हैं जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे, जिनके लिए कर्मकांड की विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी है इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, कथन और कूट दिया गया है, इसमें आप लोग को बताना है ना। आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र। जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। ओके, सो इसका आप लोग जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य सूक्त। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो हम लोग जो है वो सिलेबस के हिसाब से जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कल की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे के सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आप लोग जो है जितना नोट्स बनाते हुए जा रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है आप लोग रिवाइज भी करते हुए चलिएगा। ओके।